यस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो सेकंड क्लास है आज आपकी। कैसी लगी थी पहली? किसी का छूट गया हो तो चैनल पे देख सकता है, मेरे यूट्यूब पे दीपक पाठक क्लासेस। सब्सक्राइब भी करना और आगे भी लोगों को दिखाना। ओके, तो मैंने आपको पिछली क्लास में लॉ का टॉपिक स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि आपको जो बिजनेस लॉज पढ़नी है, उस बिजनेस लॉ के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं? 5। पूरे बिजनेस लॉज में 5 नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबके नाम बताए मैंने। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008 और कंपनीज एक्ट 2013। ये हमें पढ़ने हैं 5। उन 5 में से हमने स्टार्ट किया पहला चैप्टर, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑन एन एवरेज जो पास्ट देखा गया है उसके हिसाब से 20 नंबर के आसपास का, 20 से 22 का आता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपके लिए चैप्टर स्टार्ट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसके बारे में मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने पढ़ने हैं? 6। पहली 3 यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 आपको ये बताएगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाते हो। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 आपको ये बताएगी आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कैसे करते हो, मतलब डिस्चार्ज कैसे करते हो। उससे पहले मैंने आपको बताया लॉ का मतलब। पहली क्लास की अभी रिवीजन, हमारी हर क्लास रिवीजन से ही शुरू होगी। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी, रिवीजन के ड्यूरेशन भी बढ़ती जाएगी। तो मैंने पहले आपको बताया लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है, इट मीन्स रूल्स और रेगुलेशन विच आर मेड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द सिविलाइज्ड पर्सन इनटू सिविलाइज्ड सोसाइटी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को के बिहेवियर को ठीक रखने के लिए लॉ बने हुए हैं। अब हम लोग लॉ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। करके देखो, पेनल्टी पे पेनल्टी लगेगी। लॉ बनता कैसे है? तो मैंने आपको एक लॉ मेकिंग प्रोसेस भी बताया, इसके अंदर मैंने कहा था कि कोई भी लॉ जब भी बनाना हो तो पहले एक बिल होता है जो कि प्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। उस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2 सभाएं होती है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। तो राज्यसभा और लोकसभा जो है वो अपनी स्वीकृति देंगे, एसेंट, और फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर अपनी स्वीकृति देता है। फिर ऑफिशियल गैजेट में जाती है और ऑफिशियल गैजेट में जाने के बाद वो चीज़ क्या बन जाती है? एक्ट बन जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। फिर मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया। यूनिट नंबर 1, जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टार्ट मैंने ऐसे किया कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। और यूनिट 1 में सबसे पहली मैंने बात बताई आपको कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो बेटे, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वहां पर एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच। तो बेटे, सेक्शंस को पढ़ने का तरीका भी बताया मैंने। आपके सेक्शंस होंगे डिजिट, जो कि होंगे हमेशा विदाउट ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट के। सब सेक्शन भी आपके डिजिट होंगे और वो होंगे विद इन ब्रैकेट। क्लॉज जो है, क्लॉज वो होंगे स्मॉल अल्फाबेट्स विद इन ब्रैकेट, और सब क्लॉज रोमन में विद इन ब्रैकेट। डन? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़े और मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो वो मैंने बता दिया, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए। एग्रीमेंट कैसे बनता है? आप ऑफर देते हो और आपको उस ऑफर का क्या मिलता है? एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। और ऐसे एग्रीमेंट जो कि बिजनेस एग्रीमेंट है वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मैंने बताया एग्रीमेंट की पहले मीनिंग क्या थी? सेक्शन 2 क्लॉज ई,
every promise or every set of promises forming consideration for each other is called agreement. एक प्रॉमिस जिस पर कंसीडरेशन हो, कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। मैं आप लोगों को सबको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है मुझसे? सर्विसेज मिल रही है, और बहुत ही बेटर क्वालिटी की सर्विसेज मिल रही है। अगर आपने क्लासेस सब ली होगी तो आपको समझ आ गया होगा। और आप लोग बदले में हमें क्या दे रहे हो? मनी, है ना, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मनी। तो मुझे कंसीडरेशन में मनी मिली और आपको कंसीडरेशन में हमारी सर्विसेज मिल रही है। सर की सर्विसेज है, इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की, अकाउंट्स की, लॉ की, ये सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हो। डन। और हमने आपसे एक प्रॉमिस किया और आपने भी हमसे एक प्रॉमिस किया। हमने क्या प्रॉमिस किया है? आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से, प्योर तरीके से हम लोग करवाएंगे। एट द एंड आते आते आप लोग सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन, केस स्टडीज, वीडियो रिकॉर्डिंग, सारे काम करेंगे। उसके बदले में आपका प्रॉमिस क्या है कि आप अपनी जो फी है वो आप हमें वक्त पर दोगे। ऐसे कुछ है ना भाई? तो हमारा प्रॉमिस है जो कि कंसीडरेशन के बिना पूरा नहीं होता। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है जी। एग्रीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सोशल एग्रीमेंट, एक होता है हमारा बिजनेस एग्रीमेंट। तो सोशल एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टी होती है उसकी इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की। तो जब पार्टी की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन को बनाने की, तो क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? और आप बिजनेस एग्रीमेंट की जब बात करते हो तो बिजनेस एग्रीमेंट में ऑलवेज पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा। और एक कंक्लूजन निकाला था हमने वहां पर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर जनरली सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर। सही है, समझ में आ गया? अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। शायद यहीं तक पढ़ाया था मैंने आपको, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटे एक केस स्टडी भी दिखाई थी पिछली क्लास में, देखी थी, अच्छी समझ में आ गई थी? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या था? पहला टॉपिक डेफिनेशन था, और दूसरा क्या था? टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 है बेटे आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप होते हैं? मेरे बेटे ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया हुआ है, ये जितने भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा उन सबको मैंने कुछ बेसिस पर डिवाइड किया। अच्छा, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या बाकी के काम कोई करते हैं? पहला काम क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट को बनाना। खाना कब खाओगे? बनाने से पहले। कच्ची सब्जी खा लोगे, है ना जी? पहले बनाना पड़ता है ना। तो पहले क्या है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। तो पहले अभी आप लोग सुनो ध्यान से, नोटिंग बाद में। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट बेटे मेरे होते हैं दो टाइप पर। मतलब आप दो तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। वो दो तरीके कौन से हैं? ध्यान से सुनना जी। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट या तो अपने आप को एक्सप्रेस करके बना सकते हो। अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं। जब तक मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करूंगा, क्या आप मेरी बात को समझ पाओगे? नहीं समझ पाते। मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, मैं किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूं अभी? बात करके, इसको बोलते हैं ओरल। और मैं थोड़ी देर में भी लिखूंगा भी, इसको बोलेंगे रिटन। एक्सप्रेस के यही तरीके होते हैं ना। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आप ओरली भी बना सकते हो। जैसे कि तो दीपक भाई आज सुबह भी गए थे दूध लाने, ठीक है? तो दूध लेने अगर आप सुबह गए होगे तो सुबह आपने वैसे ही ऑफर दिया और आपको एक्सेप्टेंस मिली। लेकिन वो जो दूध वगैरह आप लेकर आए तो क्या एक स्टाम्प पेपर लेके गए थे? 2 किलो दूध मांगो, बनिए को बोलो बेटा अंगूठा लगा,
चल जल्दी फटाफट अंगूठा लगा, मैं भी लगा रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, ऐसा होता है। मोमोज खाने जाते हो तो क्या अंगूठा लगवाते हो, साइन करवाते हो? भाई 20 के मोमोज से पहले साइन कर, एग्रीमेंट बना, चल 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 दुकान चल, एग्रीमेंट बना के आते हो भाई। वो दुकान बंद करके भूटान चला जाएगा, इंडिया छोड़ देगा वो। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, आप जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो तो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ओरली भी क्रिएट कर लेते हो। अच्छा, हमसे भी आपकी शायद ओरली बात हुई होगी अभी, जब भी आप मैडम के पास आए होगे पहली बार, तो आपको ओरली आपको एक्सप्रेस किया होगा। बाद में जब आपने फ़ी वगैरह दी होगी तो शायद रिसिप्ट मिली होगी, मिली रिसिप्ट। लेकिन शुरुआत में जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगी, ले लेना। शुरुआत में ये टेंशन में आ गया यार आप कैसे केस करूँगा की नौबत नहीं आएगी। अरे सुनो, तो क्या होता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ये हम लोगों से आपने एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया है, यहाँ तक ओके। लेकिन मान लो कि आप एक ना बिल्डिंग खरीद रहे हो 6 करोड़ रुपए की, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट बना कर आओगे, कहे बैग भरा 6 करोड़ ले भाई, बिल्डिंग मेरी, चल निकल यहाँ से। है जी, 6 करोड़ की बिल्डिंग ओरल लेकर आओगे, उसके लिए पेपर्स बनाने होते हैं। अच्छा, पेपर्स के साथ विटनेस भी होते हैं, वहाँ पर विटनेस होते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे कैसे बनते हैं? रिटर्न में। क्लियर है? ये तो हुआ पहला पोर्शन। जरा पहले पोर्शन को, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, बेटे कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं। एक को आप कहते हो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और एक को बेटा आप कहते हो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है क्या? इम्प्लाइड। बेटे मेरे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और रिटर्न। आप कितने तरीकों से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो? ओरल और रिटर्न तरीकों से। समझ में आ गई बात? ओरल में कैसे बना सकते हो कॉन्ट्रैक्ट? फेस टू फेस या टेलीफोन पे। रिटर्न में आप ईमेल पे, आजकल व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, व्हाट्सएप बिजनेस, है ना? आजकल व्हाट्सएप भी चल रहा है, तुम लोग भी यूज़ करते होगे व्हाट्सएप रात को 11 बजे के बाद कंबल ओढ़ के, है जी? करते हो? कई लोग तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें कर लेते हैं, और निब्बा निब्बी जो होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं ना, वो तो बच्चे बच्चे सबके बारे में बात कर लेते हैं। बाबू पहले लड़का होगा, नहीं बाबू पहले लड़की होगी। अच्छा, मैं लिख के दे रहा हूँ, पहले ब्रेकअप होगा, ठीक है तो ये सब सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, तो ओरल भी आप कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो। अब है दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन का, जिसको मैं कहता हूँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इम्पोज्ड बाय लॉ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते नहीं हो, लेकिन लॉ ने आपके ऊपर वो चीज थोप रखी है। नहीं समझे? समझाया ही नहीं मैंने, समझोगे क्या अब सुनना ध्यान से। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी सिचुएशन जहां पर ना तो आपने ऑफर दिया ना आपको एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन ऑटोमेटिकली चीज कॉन्ट्रैक्ट बन गई। अब हल्का हल्का आया होगा लाइन का मतलब। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना तो आपने ऑफर दिया ना आपको एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तब भी बन चुका है। मतलब कानून कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में भी बोलता है जहां पर आप जब कुछ नहीं भी बोलते हो, यानी कि नहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माना जाएगा। वो कैसे? कभी रेलवे स्टेशन ट्रेन से आए हो, सब लोग बैठे होंगे ट्रेन से। अब मान लो आप लोग मुंबई से दिल्ली ट्रेन में आ रहे हो, और मुंबई से दिल्ली आ रहे हो ट्रेन के अंदर, तो सामान वामान भी लेकर आओगे, 2-3 बैग जो है आपके पास है, और आप दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरे। जैसे स्टेशन से उतरे, दूर से ना लाल लाल कपड़ों में कुछ लोग भागते हुए नजर आए, आप भी दौड़ लगा दी आपने भी कि मुझे तो नहीं पकड़ने आ रहे। नहीं जी, लाल लाल कपड़ों में कुछ लोग भागते भागते आए आपके पास, और आपका बैग उठा लिया। बस एक ही बात पूछी, कहाँ चलना है?
मैंने बोला, मान लो मैं ही था, मैं बोला कि हाँ भाई मुझे टैक्सी स्टैंड जाना है। कुछ और पूछा उसने, बैग डाला सर पर, चल दिया, मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। अब आया टैक्सी स्टैंड, उसने सामान रख दिया नीचे और मैं उसको कहता हूँ भाई थैंक यू सो मच, कितना अच्छा आदमी है तू, तूने मेरी कितनी मदद करी, मैं इतना थका हुआ था, तू नहीं होता तो मेरा क्या होता, मेरे पाँव में दर्द हुआ, थैंक यू है, थैंक यू, आप अच्छी सेवा कर रहे हो। क्या लगता है आपको? पैसे नहीं मांगेगा मुझसे वो? क्यों मांगेगा? भाई वो कुली नहीं है, मैंने क्या बोला, लाल लाल कपड़ों में, हाथ में एक वो होता है, क्या बोलते हैं, बिल्ला टाइप। तो कुली के जो कपड़े हैं वो आपको क्या शो कर रहे हैं, उसने जो आपका सामान उठाया है उसके वो पैसे चार्ज करेगा बिना ऑफर दिए, अब आपको देने भी पड़ेंगे। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ठीक है, 3 लोगों की मदद करनी पड़ेगी आगे। जिनने वो मूवी देखी होगी उसको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, समझ गए बात को। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इम्पोज्ड बाय लॉ, जहाँ पर लॉ ने थोप रखा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी बनाया तो भी वो चीज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी। और एग्जांपल्स देंगे, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब मान लो कि आप ना किसी बस में बैठे हो, सब बैठे होंगे। अब मान लो कि यहाँ से आप जा रहे हो रेलवे स्टेशन, मान लो आपका ऑफिस है कनॉट प्लेस, यहाँ से कोई बस जाती है कनॉट प्लेस की, बस का नंबर तो मुझे पता नहीं, 522, ठीक है, बाहर से बस स्टैंड से एक बस आ रही है 522, उसके ऊपर लिखा होता है बस का नंबर 522, और डेली जाने वालों को पता है 522 बस कनॉट प्लेस होके भी जाएगी। अब भाई ऑफिस जाना कनॉट प्लेस, बस आई 522, बंदा चढ़ गया बस में, क्या चढ़ते वक्त ड्राइवर से पूछते हो सबके सब, हर बार डेली कनॉट प्लेस जाएगी क्या, पूछ रहे हो ड्राइवर से, है जी, डेली चढ़ते ही कनॉट प्लेस जाएगी क्या? ड्राइवर पहले गियर निकालेगा, तोड़ेगा और मारेगा, कहेगा निकल साले, डेली डेली आ जाता। तो आपने ना तो ड्राइवर से पूछा, अच्छा कंडक्टर से भी जनरली जो डेली जाता है वो नहीं पूछता, वो सिर्फ टिकट ली, भाई 15 रुपये का टिकट दे, अपनी सीट पे बैठ गया। अच्छा सीट पे बैठा और आंख लग गई, उठे आँख खोले तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आई। अच्छा बिल्डिंगें बड़ी बड़ी कनॉट प्लेस में भी है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गुड़गांव में भी है। कह रहा है यार कुछ जानी पहचानी बिल्डिंग लग नहीं रही है, हाँ आ गई। तो वो बस ना गुड़गांव में थी, वो भागते भागते गया, ड्राइवर के भाई ये तो, कह रहा है ढंग से बोल, कह रहा भाई ये तो गुड़गांव है, तो हाँ गुड़गांव है, तो ये बस तो कनॉट प्लेस जाती है। अब मेरा मन कर रहा था कनॉट गुड़गांव घूमने का, घुमा ली। अब पागल में ही नौकरी पहला दिन आए ये नौकरी गई, कह रहा मैं क्या करूँ, तूने मुझसे पूछा थोड़ी था कि कनॉट प्लेस जाएगा, तू तो उठा बस में बैठा, हो गया आराम से, ये कोई सोने की जगह इमेजिन करो उस बंदे के साथ क्या होगा जिसके साथ में ऐसा हो गया। तो क्या बस ड्राइवर को ऐसा काम करना चाहिए? भाई इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिकली अगर मैं 522 में चढ़ा हूँ तो पक्की बात है वो 522 बस कनॉट प्लेस जाएगी, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, या आपको कोई बताएगा भी नहीं। समझ गए? एक और एग्जांपल दे दूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो एग्जांपल बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब मान लो अभी देखो गर्मी कितनी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, अप्रैल के महीने में लग रहा है मई और जून, है ना? तो गर्मी पड़ रही है, तुम में से कोई एक बंदा, तुम में से कोई एक, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारी उम्र 18 साल से ऊपर है, और होगी कई लोग, कितनों की 18 से कम है यहाँ पे, बिलो 18, 1 2 3, बाकी सब 18 के हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे 18 साल प्लस हैं। आप में से कोई एक पर्सन, अभी मेरी क्लास ख़त्म होगी 3:30 बजे तक, 3:45 तक क्लास चलेगी, तो क्लास ख़त्म हुई और आप लोग यहाँ से अपने अपने घर की तरफ चल दिए, और कितने बजे से पढ़ रहे हो अभी? तो 12:30 से 3:30 4 तक आपकी क्लास। तो अभी ये शुरुआत है, अभी आगे देखना नंबर ऑफ आवर और बढ़ेंगे तुम्हारे बेटे। हाँ ये कम है, जो हम 1.5 घंटे बहुत कम है, अभी तो ये और बढ़ते हैं आगे।
एंड में चलते चलते तो मैराथन होगी, वो मैराथन 8 घंटे की होती है। मेरी क्लास में 8 घंटे बैठोगे तो यकीन मानो तुम वो 8 घंटे, तुम 7.5 घंटे के बाद भी तुम ये नहीं बोलोगे सर क्लास छोड़ दो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम 8 घंटे बैठ गए। बाद में बोलोगे अबे 8 घंटे बैठ गए, ठीक है ऐसे। तो सुनना ध्यान से, क्या कह रहा था मैं? हाँ जी, आप लोग 18+ हो। अब आप में से कोई एक बंदा बाहर जा रहा है और धूप चिलचिलाती हुई धूप है, रास्ते में चलते चलते बेहोश हो गया। आजकल बड़े लोग बेहोश हो रहे हैं चलते चलते। अब वो बंदा बेहोश हो गया और उसको किसी ने क्या करा, उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, ले गए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब बताओ डॉक्टर क्या करेगा? पहले बेहोश वाले बंदे को उठाएगा, उठ खड़ा हो, क्या मैं तेरा इलाज कर दूं? फिर वो बोलेगा हाँ, अब लेट जा, फिर खड़ा 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 खड़ा, पैसे तो पूछे ही नहीं, 2000 लूंगा, ले लियो, फिर बेहोश है जी। ऐसा होता है कभी? भाई डॉक्टर अपना बंदा क्या करेगा, उसका इलाज करेगा, चीर फाड़ करना चालू, बता बेहोश हुआ चीर फाड़ कर दी, ठीक है, और डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। अब वो बंदा उठा, सही हो गया, वो जैसे ही उठा डॉक्टर कह रहे ला भाई ला पैसे दे, तो काहे के पैसे? तो पागल, तू जो नाले में गिरा था तो तुझे कुछ लोग यहाँ लेकर आए थे, तो उसका इलाज किया है मैंने, के पैसे हो। बंदा कह रहा भाई तूने मुझे ऑफर थोड़ी दिया, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन ऑफर, एक्सेप्टेंस। कह रहा वो सब तो हुआ नहीं, मैं नहीं दे रहा पैसे। तो इस हिसाब से तो पूरी पब्लिक हॉस्पिटल में ही चली जाती, फ्री का इलाज करवा के आ जाते। गलत तो नहीं कह रहा सर? ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये इम्प्लाइड है दैट यू हैव टू पे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। दिस इज इम्पोज्ड बाय लॉ। समझ में आ गया? ठीक है जी, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कैसा लगा, नोट कर लो, एग्जाम्पल लिख लो, कुली वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया। समझ गए सर? आगे बढ़ जाएं। चलो जी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर ए है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अब नंबर बी की हम बात करते हैं। नंबर बी है बेटे, अब देखो क्रिएट आपने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही आपने क्रिएट किया, आपने ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस मिली, मतलब एग्रीमेंट बन गया। अब आप उस पर उसको चेक करोगे कि जो भी एग्रीमेंट मैंने बनाया है वो सही बनाया है गलत, मतलब मैं इस पर लीगल हेल्प ले भी सकता हूं या नहीं। सही है? तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। इट मीन्स लीगल हेल्प कैन बी टेकन। जो भी मैं एग्रीमेंट बना रहा हूं उस पर क्या मैं लीगल हेल्प ले सकता हूं या नहीं? क्लियर है? तो बेटे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी मैं आप लोगों को 5 पॉइंट पढ़ा रहा हूं। पहला, किसी भी वैलिड एग्रीमेंट को कैसे बनाएं। वैलिड मतलब क्या होता है? ठीक, देखो कोर्ट में आप तभी जा सकते हो जब आपने जो एग्रीमेंट बनाया, किसी के खिलाफ आप केस तभी कर सकते हो जब आपने एग्रीमेंट जो बनाया वो क्या बनाया हो, वैलिड नहीं है तो आप केस कैसे कर सकते हो? समझ गए? तो वैलिड एग्रीमेंट जैसे ही आप बनाते हो ना, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्रीमेंट वैलिड है तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा ही होगा। क्या बन गया? इसीलिए मैं इसके ऑब्लिक में क्या लिख रहा हूं, समझ गए? दूसरा होता है बेटे वॉइड एग्रीमेंट। बेटे मेरे वॉइड का मतलब क्या होता है पता है किसी को? वॉइड, या तो तुम्हारा एग्रीमेंट वैलिड होगा पहला वाला, या तुम्हारा एग्रीमेंट यूजलेस होगा।
यूजलेस मतलब होता है क्या? वॉइड। समझ में आई बात? आप ना आजकल हम लोग बहुत सारी यूजलेस बात करते हैं, जैसे तुम लोग भी करते होगे या किसी और ने, भाई तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। होती है मोहब्बत में बात? होती है नहीं होती? नहीं होती? करी नहीं है कभी फ़ोन पे व्हाट्सएप पे, बेबी या बाबू तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा? कहते नहीं, रूठी बेगम और उड़ते बर्तन सब नज़ारे देखेंगे, चांद घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। ठीक है चांद थोड़ा नहीं लेके आना। ठीक है, अभी सुनो बात। अभी हम किसी को एग्रीमेंट, मतलब किसी को ऑफर दिया, भाई तेरे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, उसने बोल दिया जा लेके आ। ठीक है, क्या हो गया? उसी टाइम बेचती है ना। क्या हो गया? एग्रीमेंट बन गया। लेकिन ये एग्रीमेंट क्या ला सकते हो चांद तारे? आजकल ला सकता है बेटा? वो 1 रुपये वाले की बात नहीं कर रहा मैं, मुझे पता था तू यही बोलेगा। मैं असली वाले की बात कर रहा हूँ, चंदा मामा वाले। नहीं ला सकते ना, तो आपका एग्रीमेंट क्या हो गया? यूजलेस हो गया। या मैं आप लोगों को एक ऑफर दूं कि भाई 100 नंबर क्या, 100 नंबर में से जिसके भी 101 आ गए उसको लैपटॉप दूंगा एप्पल का। जितने भी यहाँ जितने भी बैठे हैं 100 में से 101 आ गए तो सबको एक एक लैपटॉप। तुमने भी कहा हाँ सर थैंक यू, यस कितने अच्छे सर हो, वाह मज़ा आ गया, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन ये जो मैं ऑफर दे रहा हूँ और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ये तो यूजलेस हो गया। ले आओगे 101, या साला 60 नहीं आते बच्चों के सीए में, तुम 101 की बात कर रहे हो। तो सीए में तो बंदा कहता भाई 40 आया बहुत है, एग्रीगेट 50 आया बहुत है, कहता बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं अपने को। समझ गए? अगर मैं ऐसा एग्रीमेंट बना रहा हूँ तो ये यूजलेस हो गया। जैसे तुम लोगों ने वो संता और बंता की कहानियाँ सुनी होगी। संता जो है वो बाल्टी लेकर जा रहा है दही की भरी हुई। बंता कह रहा है कहाँ जा रहा है? तो कह रहा है जी लस्सी बनाने। तो कहाँ पर? कहता समंदर में। तो क्या समंदर में लस्सी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। समंदर में लस्सी बिल्कुल नहीं बना सकते। संता बनता का यहाँ पर हरे कृष्णा, यस यस, क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करूँ। हाँ जी, कुछ अर्जेंट है? कुछ अर्जेंट है? हाँ जी हाँ जी, फ्री थे अभी लूँगा 3:30, 3:30 बजे ले लूँगा। ठीक है। अरे यार ये क्लास खत्म हुई, अगली क्लास तैयार बैठी हुई थी, क्या करता। अच्छा ठीक है करता हूँ। हरे कृष्ण, आ जाओ भाई। बीवी थी डायलॉग मारी थी, आ जाओ ऑब्वियस सी बात है, सबकी बीवी मारती है। लंच नहीं किया ना, भूल गया। आजा। तो दूसरा मैं क्या कह रहा था, वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहा था। वॉइड समझ में आया? चांद तारे तोड़ के नहीं लाने। ठीक है। और कोई भी इम्पॉसिबल एग्रीमेंट नहीं करना। लाश पड़ी हुई है, मैं कह रहा हूँ जिंदा कर दूंगा 50 लाख रुपए में, कर सकता हूँ क्या? तीसरी बात, तीसरी चीज आपको पढ़नी है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया बेटे? ये कैसे बंद हो गया? मैडम को बोलना। बटन मैडम ये बंद हो गया था, हो गया? हाँ हो गया। चलो भाई, दिख रहा है सबको? हाँ। चलो सुन लो तब तक आ जाएगा। तीसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे सर ऊपर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को एक साथ लिखा, इन दोनों को अलग क्यों लिखा? तो बेटे कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनको बनाते वक्त, जब बना रहे हैं तब तो वो वैलिड होता है, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से परफॉर्म कर पाना। एग्जाम्पल दूं? अभी इन सब की डिटेल आएगी आगे, अभी तो फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा डोज दे रहा हूँ शब्दों का। मान लो कि मैं फार्मर हूँ, लगता हूँ किसान,
नहीं लगता, लेकिन मान लो मैंने बोला ना, ठीक है। अभी क्या है, मैं किसान, मान लो मैं किसान हूँ और मेरे खेतों में जो है गेहूं की फसल मैंने लगाई, तो बस गेहूं की फसल लगनी शुरू ही हुई, इतने में कोई व्यापारी मेरे पास आता है, कहता भाई तेरे खेतों में जितने भी गेहूं उग जाएंगे, फसल तेरी आ जाएगी, तो क्या तू वो गेहूं मुझे बेचेगा? मैंने कहा भाई 5 रुपये किलो लूंगा। कह रहे डन, डील डन। तो बताओ कि इस डील में, पहले बताओ ये डील वैलिड है या यूजलेस है? वैलिड है, उसने पूरा ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दी, कंसीडरेशन भी है, ओरली बात हुई थी, ओरल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सब कुछ वैलिड है। अब जी क्या हुआ, मैंने अपने खेतों में फसल में बड़ी मेहनत करी और आज मेरी फसल तैयार है, बिल्कुल फसल ओके की रिपोर्ट है। अब कल मेरे को जो है वो फसल काटनी है और परसों डिलीवरी करनी है। आज रात को जो है इतनी तेज बारिश हुई, 8-9 घंटे बारिश हुई और पूरी की पूरी फसल जो है वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। फसल पूरी की पूरी खराब हो गई, सुबह उठा देखा तो सब सब बर्बाद, माथा पकड़ के बैठ गया। किसानों के साथ यही होता है। अब बताओ कि क्या वो व्यापारी को मैं डिलीवरी दे पाऊंगा? दूसरी बात, क्या वो व्यापारी मेरे अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई कर सकता है? देखो, इमोशनली भी देखो तो भी नहीं कर सकता। एक तो मेरी फसल बर्बाद हो गई, ऊपर से तू आ गया केस करने। तो अब जो वैलिड एग्रीमेंट था क्या बन गया? समझ गए? आया समझ? चलो, चौथा, वॉइडेबल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, और पांचवा है इलीगल। बेटा इलीगल को तो आप लोग समझते हो, जैसे कि मैंने अपने किसी दोस्त को 1 लाख रुपए की सुपारी दे दी और मर्डर ऑफ मिस्टर बी, किसी बी को मारने के लिए, तो ये क्या है? इलीगल एग्रीमेंट है। अब जरा वॉइडेबल समझा दो, वॉइडेबल क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड की तरह ही है। वॉइडेबल को कैंसिलेबल कहते हैं, जो बाद में कैंसिल किया जा सके। बिना एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा। अब क्या हुआ, जैसे ये भाई की घड़ी है, अच्छी लग रही है, क्या नाम है आपका? सॉरी, कुमार आदित्य। तो आदित्य सर, आपकी ये घड़ी है, तो क्या ये घड़ी आप मुझे बेचोगे? यस और नो? क्यों बेचोगे? बोलो नो, वरना एग्जाम्पल पूरा नहीं होगा ना। अभी ना हाई बोल दिया है। सुनो, अरे मजाक कर रहे हैं, कोई सीरियस मत लेना, अपने आप को कहीं कोई ले गया पर्सनल किसी बात को। तो आदित्य भाई को मैंने कहा, आदित्य क्या ये घड़ी तू मुझे बेचेगा? आदित्य कह रहा है नो। अच्छा, फिर मैंने अपना बैग उठाया और बैग के अंदर से पिस्टल निकाली अपनी लाइसेंसी और आदित्य के सामने रखी। आदित्य क्या ये घड़ी बेचेगा? अब बोल, क्या बोल? नहीं बेचेगा अभी भी? बेटे उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हो। बेचेगा या नहीं? तो अब सुन, मैंने इसकी घड़ी, मैंने कहा आदित्य अपनी ये घड़ी 10 रुपये में मुझे बेच। भाई इन्हें बाइज्जत अपने हाथ से घड़ी निकाली, मुझे दी, मैंने इसको 10 रुपये दिए और साइन करवाया पेपर पे। तो कहा लिख इस पे कि मैं अपनी खुशी से 10 रुपये में ये घड़ी दीपक पाठक सर को बेच रहा। अच्छा, मैंने लिखवाया क्यों? प्रूफ। अच्छा, उस समय ये क्या करेगा? उस समय मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा, मैं जो बोलूँगा ये करता जाऊँगा। अब जैसे ये बाहर जाएगा, जैसे इस कमरे से बाहर गया, अभी तक तो सर 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 करेगा, जैसे ही बाहर जाएगा पहले तो दौड़ लगाएगा थोड़ी आगे तक। जब भी कोई बंदा बचता है तो पहले प्योरली सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैं पूरी तरीके से बचा या नहीं। अब इसने दौड़ लगाई आगे तक, और अब ये जो मैंने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने कोर्ट जाएगा। जाएगा या नहीं? कोर्ट में जज साहब को बोलेगा, जज साहब बताओ ये कोई बात है? मैं तो शरीफ समझ के पढ़ने गया था, साला पिस्टल निकाल के घड़ी ले गया। ये क्या बात है जज साहब? जज साहब भी बस सही बात है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो
तो जज साहब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑर्डर दे देंगे और इसको बोलते हैं वॉइडेबल। समझ में आई बात? तो यहाँ पर दो पार्टी हुई, एक ये और एक मैं। दोनों में शरीफ कौन? ये। कमीना कौन? बोला मैंने, कमीना मैं। अच्छा, इसको लॉ की लैंग्वेज में शरीफ वाले को बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। लिखवाऊंगा, आगे आएगा, एग्रीव्ड पार्टी। और कमीने को डिफेंडेंट पार्टी। तो किसके ऑप्शन पे कैंसिलेबल है? एग्रीव्ड के। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यही होता है, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। समझ गए मालिको? वेरी नाइस। तो ये तो है, मैंने चेक करना है या तो मेरा एग्रीमेंट वैलिड होगा या मेरा एग्रीमेंट वॉइड होगा। वॉइड मतलब यूजलेस होगा, या इलीगल होगा या वॉइडेबल होगा। और इसके अलावा कोई और बात, एक अनएनफोर्सेबल भी होता है, लेकिन वो मैं मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा आपको। इसके अलावा और कोई बात? यहां तक ओके? तो अब भारत की सरकार ने एक्ट के माध्यम से एक बात समझाई। कोर्ट एक बात बोलता है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या? वैलिड एग्रीमेंट। फिर बताता हूं कोर्ट क्या कहता है। तो सबसे पहला हेडिंग बनाओ, क्या? वैलिड एग्रीमेंट, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। सही है सर? वैलिड एग्रीमेंट, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर करना क्या है? कोर्ट एक बात बोलता है कि देखो भाई, पहली बात तो लॉ की जरूरत कब पड़ती है? जब पार्टी में क्या हो? डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो। थाने कभी गए हो बिना झगड़े के, बिना फालतू के? थाने गए घूमने? क्यों आया सर? घूमना था। अंदर ही घुमाएगा बेटा, अंदर बैठ वहाँ 3 दिन तक घूम। गए हो पुलिस स्टेशन कभी घूमने? क्यों जाते? कुछ या तो हमारे साथ वारदात हो गई या हमने कर दी। अच्छा, हमने कर दी तो हम खुद नहीं जाते, हमें उठा के लाया जाता। ठीक है, तो मैं पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों जाऊंगा? क्योंकि डिस्प्यूट होगा। तो वैसी दो पार्टी कोर्ट कब जाती है? घूमने जाती है। साकेत कोर्ट घूमने गए हो कभी? 6ठे फ्लोर पे क्यों आए हो? घूमने, अपराधी देखने थे। साले, और कोई जगह नहीं मिली तुझे, तो आप घूमने नहीं जाते वहां पर। कोर्ट ने ये बात बोली, मेरे पास दो या दो से ज़्यादा पार्टी कभी भी जब मेरे पास आए किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, तो वो आने से पहले ये इंश्योर कर ले कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो वैलिड है। सरकार कहती है ये आपकी जिम्मेदारी है, पहले इंश्योर कर लेना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट के माध्यम से, एक्ट में जो लिखा हुआ है, एक्ट में ये लिखा है कि सेक्शन नंबर 10 है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मैं इसको 10 का दम बोलता हूँ। उन्होंने 10 पॉइंट बनाए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के कितने पॉइंट होने चाहिए? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सरकार ने एक्ट के माध्यम से, यानी कि एक्ट ने ये बात बोली कि आपके 10 के 10 पॉइंट अगर कवर होते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वरना वैलिड। समझ गए? 10 के 10 कवर होते हैं तो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। क्लियर मेरे भाई? तो 10 के 10 की बात करेंगे हम एक साथ। सबसे पहला, प्रॉपर ऑफर के ऊपर लिखो 10 पॉइंट्स क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। भाई प्रॉपर ऑफर होना चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब यही नहीं कि मतलब आपने किसी को ऑफर देने जा रहे हो, किसी की दुकान पर गए या किसी रेस्टोरेंट में गए, टेबल पे बैठे हो, वेटर आया, अरे जी क्या लगाऊं, वेटर को देख रहे हो ऐसे, देखे जा रहे हो। ऑफर दो ना भाई, कढ़ाई पनीर खाना है, दाल मखनी खानी है, या जो भी
छोले खाने, राजमा खाने थे, गले से पानी उतर रहा है ठीक है, तो जो भी चीज़ खानी है यू हैव टू क्या ऑफर देना है, और सामने वाली पार्टी उसकी प्रॉपरली क्या देगी। अच्छा मेरे बेटे, पहला पॉइंट है प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। अच्छा आप लोग ये बताओ, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है, नहीं होती? मैंने बताया था किसी को बर्थडे में बुलाओ तो कैसे बुलाओगे, आंख मार के, चलती है क्या? बेटा बहुत मारेगी, ठीक है अब बर्थडे वर्डे निकाल देगी। प्रॉपरली बुलाओगे ना कि मेरा जन्मदिन है, क्या आप आओगे पार्टी में, शर्माते हुए, ठीक है? वो भी शर्माते हुए आपको मना करके जाएगी, तेरी औकात नहीं है सुनना। तो आपने दिया ऑफर और उसने आपको क्या दी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस है, लेकिन क्या पार्टी की इंटेंशन है लीगल रिलेशन को बनाने की? केस कर दोगे शादी में, पार्टी में नहीं आता तो? इस हिसाब से तो मेरे और सुमित सर के ऊपर रोज 10 केस हो, क्योंकि हमने तो इतने बच्चे पढ़ा लिए, डेली किसी ना किसी का बर्थडे होता है, और ऑन एन एवरेज अगर शादियों का सीज़न होता है तो अप्रोक्सीमेटली डेली किसी न किसी की क्या होती है, शादी होती है। अच्छा सबके जो है कार्ड जो है आते हैं, और बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं वो खुद पर्सनली आते हैं। कई बच्चे तो ऐसे आए हैं, उन्होंने बोला कि सर पहला कार्ड आपको दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा प्राउड मोमेंट फील होता है। चल यार इनकी जीवन में हम लोग इतना तो रोल प्ले कर ही रहे कि पहला कार्ड हमें दे रहे हैं, तो वो कार्ड देने आए तो उन्होंने ऑफर दिया। अच्छा हम ऐसे बोलते मना करते नहीं हम नहीं आएंगे, ठीक है वो कार्ड दे रहा मुंह पे मना कर रहे नहीं जी हम तो नहीं आएंगे, बोलते हैं कभी ऐसा? हमने क्या दी, एक्सेप्ट। नहीं जा पाए शादी में, क्यों नहीं जा पाए भाई? दिन भर आप लोग देखते ही हमारी क्लासेस होती है, सुबह 7 बजे हम स्टार्ट होते हैं, रात तक क्लास होती है 8 बजे 9 बजे तक। तो अब ऐसे टाइम पर हम लोग कई फंक्शंस को अटेंड नहीं कर पाते, तो क्या वो हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेगा? जो बच्चा मुझसे लॉ पढ़ा है वो मेरे को ही नोटिस भेज रहा हूँ, बेटे आ जा अब तेरा नंबर, क्यों नहीं आया मेरी शादी में? मैंने सबको बोला था अब कोर्ट में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता ना। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। समझ में आ गई बात? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। 2 पॉइंट आ गए। अब तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना भाई। कोई एक बंदा है, उसके मकान के बाहर से आवाज आ रही है, यो प्रकाश बाहर निकल। प्रकाश का मकान है, ओ प्रकाश बाहर निकल। प्रकाश भाई बालकनी से निकला, नीचे एक बंदा खड़ा, कहता घर खाली कर 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में घर खाली चाहिए। प्रकाश टेंशन में, यार मैंने इससे कर्ज भी नहीं लिया ना, मैंने इसका मतलब घर क्यों खाली करूं? मैं गया प्रकाश उससे पूछने कि भाई क्यों घर खाली करूं? तो कहता तेरा बेटा मेरे पास आया था और मुझसे कह रहा अंकल अंकल 2 चॉकलेट दे दो, मकान आपका। 3 साल का बेटा है तेरा, प्रॉपर ऑफर दे के गया मुझे वो, और 2 चॉकलेट दिए। पूछ देख देख होठों पे लग रही है उसकी, चल खाली कर मकान। बोलिए ऐसे ऐसे तो सब बाप बर्बाद हो जाएंगे उनके बच्चे तो डेली मकान बेच के आ जाएंगे। नहीं समझे? मतलब एक बच्चा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटे इस दुनिया में हर कोई, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, EXCEPT, 3 लोगों को छोड़कर। एक तो माइनर छोटा बच्चा, एक अनसाउंड माइंड पगलेट। देखा है पगलेट? सबके एरिया में एक पागल घूम रहा होता है, देखा है कभी? उनके अगल बगल से गुजर के मत जाना, तमाचा मारे खींच के, कुछ कर भी नहीं पाओगे एक वीडियो देखी थी मैंने,
एक बंदा शरीर से अच्छा चल रहा था, एक पागल आया, मारा खींच के झापड़ और हंसते हुए चला गया। बंदा उनको देखता ही रहा, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो ऑलरेडी पागल है। तो एक पागल क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? अभी आप किसी पागल से भिड़ो और उससे बात करो कॉन्ट्रैक्ट की। मेरा मेरा एक चाचा का लड़का है, नाम नहीं लूंगा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो प्योर पगलेट है, प्योर पगलेट। मुझे आज तक जीवन में, मेरी उम्र का ही है, एग्जैक्ट उम्र नहीं बताऊंगा, पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी उम्र का है और प्योर पगलेट। मैंने उसको बचपन से आज तक कभी कोई ढंग की बात करते हुए देखा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम मुझसे आगे बोलो, बैठा हुआ है, कैसे लगेगा? अभी आगे बोले अच्छा पढ़ा रहा है, वो भी 10 मिनट रुकने के बाद। चल अचानक से आया तो उसको पता ना लगे, 10 मिनट रुका, देखा क्या कर रहा है, ये क्या क्वेश्चन है? तो वो पगलेट प्योर पगलेट है। और उसको मैं नहीं, पूरा का पूरा खानदान उससे मुंह नहीं लगाता। अभी मेरी रिसेंट में शादी हुई थी, मेरा तो मन नहीं था इसको बुलाऊं, तो साला जानबूझ के जबरदस्ती आ गया। तो अकेला आना चाहिए ना, पूरे खानदान को लाया, सास ससुर दामाद सब आ गए उसको। आया बहुत बुरा आदमी है तू तो, और पगलेटी मेरे आगे पीछे घूम रहा है, ये क्या है शेरवानी? मैं कहा साले ब्लाउज लग रहा है तुझे। शेरवानी तो है। बड़ा पागल है। अच्छा, उसके साथ में आप कोई बात ही नहीं कर सकते कभी भी। उनको बोलते हैं अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब वो बंदा जो इस एबिलिटी में नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पाए। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कैसे जब वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ पा रहा? दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात, एक पर्सन है जिसको डिस्क्वालीफाइड कर रखा है, मना कर रखा है लॉ ने। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो उसके अंदर 4-5 पॉइंट है, जरा 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो होता है फॉर एग्जांपल, जैसे आपके शरीर में या आपके बैग में कोई ना कोई एक ऐसी चीज जरूर होगी जो चाइना की होगी, है नहीं है? हम जो पहनते हैं और या हमारे पास जो सामान है वो आधे से ज्यादा जो है चाइना का ही होता है। फोन इंडिया का है, चाइना का है, ये मेड इन इंडिया है। लेकिन कई फोन, मोबाइल फोन भी चाइना के ही आते हैं ना। हमारी आधी से ज़्यादा, हमारे घर में आधी से ज़्यादा चीज़ चाइनीज़ होगी। कभी घर देखना अपना, ये कुछ की चाबी लगाने वाला वो होता है, वो भी चाइना से ही आता बन के ज़्यादातर। अब मान लो, क्या इंडियन और चाइनीज़ आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। और कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तभी तो ये बिजनेस चल रहे हैं उन लोगों के। लेकिन मान लो आज मोदी की लड़ाई होगी चाइना वाले से, हमारी इंडिया की चाइना से लड़ाई होगी मान लो, तो मोदी ने किसी चाइनीज में थप्पड़ मार दिया अपना दोस्त समझ के, सारे एक जैसे ही लगते हैं। तो वो चाइना का प्रेसिडेंट निकला, ठीक है। अब वो कह रहा आप तेरी ऐसी की तैसी। देखा चाइनीज को, देखा कभी? सब एक जैसे लगता है, जापानीज और चाइनीज। चाइनीज ऐसे ऐसे होगा, जापानी ऐसे होगा, बस और कोई फर्क नहीं है, सारे एक जैसे ही लगते हैं। मैं भी गया था एक बार चाइना, तो वहीं गया था जहाँ से कोविड आया, वुहान। तो एयरपोर्ट पे उतरा, बड़ी टेंशन, समझ ही ना आया कुछ, भूख लग रही, मेरे को समझा ही ना पाऊँ, किसी से कुछ बात करूँ कि भाई यहाँ इंग्लिश में, बोला अब वो भाई पल्ले ही ना पड़े, तो सारे एक जैसे लगते हैं। मैंने किसी और से पूछा, मैं कहा तू फिर आ गया यहाँ पे। अभी तो तुझसे पूछ के आया हूँ। तो सारे एज इट इज एक जैसे लगते हैं। अब मान लो इंडिया और चाइना में हो गई वॉर। वॉर मतलब झगड़ा। अब यहाँ से झगड़ा हो गया इंडिया और चाइना में। तो अब पता है आपको, भारत की सरकार ये बात बोलती है कि वॉर के समय पर आप एक दूसरे से कभी भी कोई एग्रीमेंट करो तो इलीगल हो जाएगा। तो आप लोग हो गए एलियन इनेमी, मतलब चाइनीज अब मेरे साथ में एग्रीमेंट करेगा तो चाइनीज मेरा कौन है? इनेमी। इनेमी मतलब दुश्मन। तो इनको क्या कर रखा है? डिस्क्वालीफाइड कर रखा है कानून में। या कोई बंदा जेल में हो, कन्विक्टेड पर्सन, तो जेल से क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? जेल से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अब मैं जेल के अंदर हूँ मान लो, वहां से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ बच्चों, सलाह के पकड़ दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? इट मीन रूल्स और रेगुलेशन। तुम भी मारोगे एक धप्पा, तुम साले तूने क्यों तोड़ा, पहले ये बता। तू यहाँ क्या कर रहा है? लॉ पढ़ाएगा? आगे बात समझ।
तो जी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये बात बोलता है एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड are capable to enter into valid contract except minor unsound mind and person disqualified by law. समझ गए? फोर्थ पॉइंट बेटा कैसा लग रहा है? लॉ ठीक लग रहा है आपको? थोड़ी सी 2-4 क्लास और हो जाए तो और मजा आएगा। फिंगर्स पे आएंगे ना जब धीरे धीरे चीजें तो मजा आने लग जाएगा। चौथी बात बेटे है कंसीडरेशन। चौथी बात क्या है? कंसीडरेशन। तो ये तो मैंने पहली क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था कि अग्रीमेंट जो भी आप बना रहे हो, क्या वो अग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के बन सकता है? अग्रीमेंट की तो डेफिनेशन ही ये कहती है कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। सही है? तो कंसीडरेशन यानी कि जब दो पार्टी आपस में कोई भी एग्रीमेंट बनाती है तो आपस में उनका कंसीडरेशन होना बहुत समझ में आ गई बात? समथिंग इन रिटर्न, एक दूसरे को मिलना ही चाहिए तभी केस कर सकते हो, वरना केस करने मत आना। जैसे किसी के घर में शादी है, मेरे घर में 4 कुर्सियां रखी है, तो उसने कहा यार मेरे को कुर्सी की ज़रूरत है। मैं कहा चल मुझसे ले लियो, शादी वाले दिन मुझसे ले लियो। उसने कहा ठीक है। अब शादी वाला दिन था तो मेरे घर पे भी मेहमान आ गए 5, तो मैंने मेहमानों के लिए वही कुर्सी लगा दी और उसकी शादी में भिजवाई नहीं। अब वो आके मेरे कह रहा है तूने कुर्सी नहीं दी, तेरे पे केस करूँगा मैं। पागल है, केस करेगा? साल है, फ्री में दे रहा था तेरे को, कोई पैसे लिए थे मैंने? तो यहाँ कोई कंसीडरेशन नहीं है तो केस कैसे? हाँ अगर मान ले मैंने उससे 1000 रुपये ले लिए होते कुर्सी के, और तो मैंने अपने मेहमान उसमें बिठा रखे हैं और उसका डिवोर्स हो गया शादी से पहले कुर्सी के चक्कर में, तो बताओ अब वो मेरे पे केस कर सकता है? तो कंसीडरेशन का मतलब बेटे होता है, कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न बोलते हैं कंसीडरेशन को। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। समथिंग इन रिटर्न, इसको लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? क्विड प्रो क्यो। सुनो जी, कंसीडरेशन का एक लैटिन वर्ड है क्विड प्रो। जब भी ना किसी शब्द को एक स्पेशल अटेंशन देनी होती है तो लॉ में उसको लैटिन वर्ड में, ये भी एक लैंग्वेज है, उसमें प्रस्तुत करता है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी इसका भी, और इसका अगला वाला जो पॉइंट है वहां पर भी एक एक लैटिन वर्ड आएगा। ये आपको पेपर में लिख कर आना है। लैटिन वर्ड क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए? 4। एक बार रिपीट करते हैं। किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने चाहिए? टोटल 10 पॉइंट चाहिए। सबसे पहला है प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। सर वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है,
तो दूसरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, 2 बात हो गई। तीसरा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी में मैंने क्या बताया, इस दुनिया में हर एक बंदा एबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के, छोड़कर 3 लोगों को, माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चौथा पॉइंट क्या है, कंसीडरेशन, इट मीन समथिंग इन रिटर्न। 5वां पॉइंट बेटे, फिफ्थ पॉइंट आपसे ये कहता है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कंसेंट मतलब, अच्छा एक बात बताओ, वो जो मैंने इससे घड़ी ली थी, क्या इसकी खुद की रजामंदी थी? मतलब कंसेंट उसकी फ्री? जैसे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो और मेरी गिरेबान पकड़ के पढ़ रहे हो, यहाँ बैठ पढ़ा इमेजिन करना मैं कैसा लगूंगा, ऐसे बैठा हूँ, अच्छा आज बच्चे लॉ पढ़ते हैं, अब तुम लोग मेरे को पिस्टल की दम पे मतलब कह रहे पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ऐसी कह रहे, ठीक है और अब तू हमें पढ़ाएगा पिस्टल के दम पे। तो यहाँ पर जो आप मेरे से ये काम कर रहे हो कि हमारी कंसेंट फ्री है, तो सर लॉ ये बात बोलता है कि आपकी कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या? फ्री कंसेंट, तो फ्री कंसेंट को ये कहते हैं, इसका भी एक लैटिन वर्ड है, इसको कहते हैं कॉन्सेंसस एड इडम। कॉन्सेंसस एड इडम, समझ गए? ठीक है मेरे मालिक, इसको ऐसे ही बोलते हैं सेम माइंड सेम सेंस। मतलब आपका अगर बेचने का मूड है तो मेरा खरीदने का होना चाहिए, मेरा खरीदने का मूड है तो आपका बेचने का होना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी आपस में। कहीं पर भी ज़बरदस्ती करनी बेकार है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे मोहब्बत। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, हाँ गलत थोड़ी है, क्लियर है? मोहब्बत मत करो, मेहनत करो। मोहब्बत में दिल टूटता है और मेहनत से रिकॉर्ड टूटते हैं। गलत तो नहीं बोली? लेकिन कहीं कहीं छुपका छुपका प्यार है तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम है ना जी? शायर भी मत बन जा रहा हो, कई लोग प्रेम करके शायर बन जाते कहते आज फिर उसकी यादों ने रुला दिया, कैसा है ये चेहरा जिसने ये सिला दिया, 2 लफ्ज लिखने का सलीका ना था, मोहब्बत ने हमें शायर बना दिया। ठीक है, बच के रहना थोड़ा सा। ओके, फ्री कंसेंट में लैटिन वर्ड है सेम माइंड, सॉरी कॉन्सेंसस एड इडम, सेम माइंड सेम सेंस। डन मेरे भाई, कोई दिक्कत? तो 5 पॉइंट हो गए। अभी मैं इतनी बार रिपीट करूंगा आपके दिमाग में बैठा दूंगा बोल बोल के। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। Every person is able to make a contract except minor unsound mind person disqualified by law. Fourth, consideration, it means something in. Fifth है free consent, consensus ad idem। 5 बात हो गई बात। छठी बात बेटे कह रहा है आपका पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल पर्पस। अब सर आपका पर्पस ऑलवेज लॉफुल होना चाहिए, मतलब आप जो एग्रीमेंट बना रहे हो उस एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर कानूनी रूप से ठीक हो। जब मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, बताओ क्या इलीगल काम कर रहा हूँ? पढ़ाना इलीगल है, तुम लोग पढ़ रहे हो, पढ़ना इलीगल है। लेकिन मान लो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आपको ड्रग्स बेचूँ, इंटरवल में आ जाओ भाई, मेरा साइड का धंधा ये भी है तो क्या वो ठीक होगा? जैसी क्लास खत्म हुई भारी पॉलीथीन से लेके खड़ा हो गया, आ जाओ यार 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये है जी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर वो वाला काम गड़बड़ है, मतलब मेरा पर्पस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया। आप सुनो वो एग्रीमेंट क्या था।
मैंने अपने दोस्त को ये बात बोली कि भाई रात को 2 बजे मिलेगा क्या? मैं कहा भाई बिल तो लूँगा, लेकिन क्यों? मैं कहा भाई एक काम करेंगे, कनॉट प्लेस चलेंगे, कनॉट प्लेस में जितनी गाड़ियाँ खड़ी होगी सबकी बैटरियाँ चुराएंगे। मैं कहा ठीक है भाई। अच्छा प्रॉपर ऑफर है, एक्सेप्टेंस भी है। हमने कहा भाई जो भी कमाएंगे आधा आधा, कंसिडरेशन भी है। जब दोस्त को प्यार से ही बोला, फ्री कंसेंट भी है, प्रॉपर ऑफर, सब कुछ। अब रात को जो है 2 बजे मैं पहुंचा नहीं, वो बंदा कनॉट प्लेस में अकेला खड़ा और पूरी रात खड़ा रहा इंतजार में, मैं नहीं पहुंचा, मेरी आंख नहीं खुली। अब वो मेरा दोस्त सुबह सुबह कनॉट प्लेस थाने में पहुंच गया, पार्लियामेंट स्ट्रीट। सीधा कहता जज साहब को, पुलिस वाले गया, सर मेरी रिपोर्ट लिखो। तो क्या हो गया बेटे, लिखो तो सही। तो उठा ली कलम। मैं, मेरा दोस्त दीपक पाठक, हम दोनों ने कल एक एग्रीमेंट किया था। उसने कहा था कनॉट प्लेस के अंदर पूरी रात गाड़ियों की बैटरी चुराएंगे, आया ही नहीं साला। पता कितना नुकसान हुआ मेरा? 20,000 का। इतने तो कमाई लेता रात भर चोरी करके, कमाता है नहीं? हाँ बोलो सर। अब बेटे बैठ जा, 1 मिनट बैठ जरा, अभी आ रहा हूँ। पहले लाएगा लठ, बड़ा वाला नहीं होता रामलाल, तो पहले इतने लठ बजाएगा उस बंदे में। क्यों? पर्पस क्या है? चोरी। और चोरी सही होती है? चोरी क्या होती है? बस एक चीज की चोरी बहुत बढ़िया होती है, दिल की चोरी। बाकी इसके अलावा बाकी हर जगह पे सजा है। ठीक है, तो पर्पस आपका क्या होना चाहिए? लॉफुल पर्पस होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो जी, 7वां। अब आपका जो एग्रीमेंट है सर, वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब निश्चित। मतलब एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फिक्स होनी चाहिए। जैसे आप लोग आए हो तो आपको एक फिक्स फी बताई होगी, या ऐसे बोल दिया कुछ भी दे देना यार तुम तो अपने ही हो, ऐसे बोला था? नहीं, कुछ तो अमाउंट फिक्स होगा। अभी नहीं होगा, बाद में करोगे शायद, पहले दिन हो जाता है, फीस भी पहले ले ली जाती है। तो फिर हम लोगों ने भी आपको ये बताया होगा, ये जो फी है ये फाउंडेशन के लिए, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको 4 के 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट होंगे, हमारे यहाँ टेस्ट की चेक करके आपको दिए जाएंगे, और बाद में ये मैं अपनी तरफ से और ऐड कर रहा हूँ, मैराथन होगी और होती है मेरे हर बैच में। एंड में जो है मैराथन होगी 7 से 8 घंटे की, जिसमें पूरा सिलेबस सिंगल डे में करेंगे। 7 घंटे में फिंगर्स पे पूरा सिलेबस। जब उठ के जाओगे लगेगा भाई पढ़िए, लॉ पढ़िए। तो ये सारे हमारे आपसे वादे हैं, और हर चीज़ वो वादा पूरा हो रहा है और होता भी आएगा। मतलब कि आपने जब एडमिशन लिया तो हमारे जितने भी वादे थे वो आपको समझ में आए, मतलब सर्टेन है। और आपने जो वादा किया फीस का वो भी सर्टेन है। तो इसको क्या कहते हैं हम? सर्टेनिटी। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन, नॉट अनक्लियर। अनक्लियर को वेग बोलते हैं, VAGUE। समझ में आई बात? तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कभी भी अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं क्लियरली बात करता हूँ, क्लियरली समझा रहा हूँ। हर एक चीज़ जब तक क्लियर नहीं होती तो मज़ा नहीं आता। जैसे कि स्प्राइट क्लियर है। आ जाओ जी, 9th पॉइंट। 9th पॉइंट को पहले मैं आपको समझाता हूँ। 8th है, सॉरी 8th पॉइंट। आ जाओ जी, 8th पॉइंट क्या कह रहा है? अब बेटे 8वां पॉइंट, मैं ना आपको एक यूनिट पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यूनिट नंबर 3। उस यूनिट का नाम होगा, बहुत ही महंगा यूनिट है। महंगा मतलब सबसे ज़्यादा जो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो उसी यूनिट से आते हैं। यूनिट का नाम होगा अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए और अदर एसेंशियल्स जो होते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जहाँ पर ना 11 पॉइंट होंगे। मतलब कानून ने, लॉ ने पहले से ही कुछ एग्रीमेंट को एडवांस में ही पहले से लिखा हुआ है, कुछ एग्रीमेंट को यूजलेस करार दे रखा है। यूजलेस मतलब
वॉइड। तो आप कभी भी वो वाले एग्रीमेंट मत बनाना। मैं आपको 11 पॉइंट बताऊंगा। आपको पब्लिक पॉलिसी एक टॉपिक होगा, उसके अंदर मैं आपको 11 पॉइंट बताऊंगा जो कि सारे यूजलेस होते हैं। उनमें से एक आधा तो इलीगल भी होता है। तो फिक्स्ड है कि आप वो वाले एग्रीमेंट मत बनाना। एग्जाम्पल दूं तो 12वीं क्लास सब कर आए हो और यहाँ भी आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, तो आपने कभी एक नाम सुना मोनोपोली? मोनोपोली आई थिंक 11th में पढ़ा होगा। 11th की पढ़ा था नहीं पढ़ा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर मैनी बायर्स। जैसे रेलवे की अकेला ही है रेलवे, सिंगल सेलर है मैनी बायर। आपको यहाँ से मुंबई ट्रेन से आना तो इंडियन रेलवे से ही जाना पड़ेगा, जापानीज रेलवे नहीं चलती यहाँ। समझ गए बात को? जाना ट्रेन में ही आपको, तो देखा ट्रेन में जाते रोते रोते, ट्रेन का वॉशरूम देखा है, ट्रेन का जो वॉश बेसिन टाइप जो होता है वो देखा है कितना साफ होता है। तो डब्बे को भी चेन लगा के रखते हैं तो चोरी ना कर जाए। तो इंडियन रेलवे मोनोपोली। अच्छा, मोनोपोली अगर कभी किसी की होती है ना, वो फ़ायदा उठाता है। जैसे रेलवे फ़ायदा उठा रहा है, हमें अच्छी सर्विसेज कहाँ दे रहा है हमारा इंडियन रेलवे? जितनी वो पैसे लेता है, फेयर लेता है, उसके हिसाब से सर्विस नहीं देता। अच्छा, मान लो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। अब मान लो कि लॉ का मेरे अलावा कोई टीचर ही नहीं है इंडस्ट्री में, मैं ही पढ़ाता हूँ। अब बताओ आपकी फीस क्या होगी? अच्छा, मैं इंसानियत के नाते जेन्युइन ही चार्ज करूँगा, लेकिन कुछ लोग हो सकता है बहुत हैवी, कई लाख रुपए की फीस है, 1 लाख रुपए लॉ के। यहाँ पर अब देखो बच्चों पे ऑप्शन भी नहीं है। अब मजबूरी में उनके माँ बाप कहीं से उधार मांग के, या उधार नहीं भी मांगे तो कौन 1 लाख रुपए देगा भाई? जिसकी कॉस्ट 7,000, सिंगल सब्जेक्ट की बात बोल रहा हूँ, 7,000 6,000 रुपये कॉस्ट है, उसके 1 लाख रुपए अगर मैं मांगता हूँ तो ये गलत है। लेकिन मैं मांग क्यों रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में कोई और टीचर। तो अगर मैं मोनोपोली क्रिएट करता हूँ तो ये गलत है। एग्जाम्पल सुनना। मान लो इस इंडिया के अंदर मात्र 4 कंपनियां ऐसी हैं जो सरसों का तेल बनाती है। सरसों का तेल, 4 कंपनियां हैं जो सरसों का तेल बनाती है। बड़ा क्लास होगी इसके बाद जो आपने बताया था, सर बोल रहे थे, बता दिए, इन्फॉर्म कर दिया कितने बजे? ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा था मैं आपसे? 4 जो है वो सरसों के तेल बनाने वाली 4 अलग अलग कंपनियां हैं। अच्छा, उन चारों में एक तरीके से कंपटीशन होगा। तो जो अच्छा तेल बेचेगा, जो अच्छा क्वालिटी का बनाएगा, उसकी सेल ज़्यादा होगी, जिसका प्राइस कम होगा उसकी भी सेल ज़्यादा होगी। तो वो आपस में भिड़े पड़े। भिड़ा कैसे? हेल्दी कंपटीशन। वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं। तो 4 के 4 एक जगह पर बैठे एक दिन, उन्होंने कहा हम आपस में क्यों भिड़े पड़े? 140 करोड़ की जनसंख्या, 142 हो गए। अब हम इंडिया चाइना पार कर चुका है, पता है आपको? अब हम चांद पे जाने बचे रह गए, बाकी सब हमने अचीव कर लिया है इस दुनिया में। तो 142 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। सुनना ध्यान से। हमने कहा कि भाई हम आपस में क्यों भिड़े पड़े 4 बंदे? तो सबने आपस में डील करी। एक ने बोला भाई साउथ तेरा, नॉर्थ तेरा, ईस्ट तेरा, वेस्ट मेरा। तेरे साउथ में मैं नहीं आऊँगा तेल बेचने, मेरे ईस्ट में तू मत आइयो। अब बताओ यहाँ क्या होगा? वो अपने मनमाने दाम पर तेल बेचेंगे या नहीं? अब मान लो 150 रुपये लीटर है तेल, मुझे नहीं पता कितने रुपए लीटर है, 150 रुपये लीटर है, तो वो उसी का 500 रुपये, 1,000 रुपये चार्ज करेंगे। पाकिस्तान बना देंगे यहाँ पर भी। पाकिस्तान में टमाटर अभी सुना है मैंने शायद 500 रुपये किलो है। हमारे यहाँ पूरी रेडी आ जाएगी बंदे की, 500 रुपये किलो है। और उन सालों को कश्मीर चाहिए टमाटर देख लो पहले, अपने कश्मीर की बात करते हो, सही है? तो आप कभी भी ये जो एग्रीमेंट बनाए उन चारों के बीच में, ये मोनोपोली का एग्रीमेंट है, ये यूजलेस है, मतलब वॉइड है।
तो आप कभी भी ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जो यूजलेस है, जिसको डिक्लेयर कर रखा है लॉ ने क्या, वॉइड। 8वां एग्रीमेंट एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। सही है बच्चे। 9th पॉइंट, टोटल 10 पॉइंट है। 9th पॉइंट है बेटे, आप ऐसा एग्रीमेंट बनाना जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो। पॉसिबल टू परफॉर्म मतलब सर मान ले कि किसी की ना डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसका भाई बैठकर रो रहा है। इतने में वहां से एक जादूगर गुजरता है, मैजिशियन। वो ये कहता है भाई तेरे इस भाई में मैं जान फूंक दूंगा अगर तू मुझे 51 लाख रुपए देगा तो। ऑफर दिया। अब भाई उसने भी हाँ बोल दी। किस कौन पे है, उसका भाई है। उसने कहा हाँ भाई ठीक है, 51 लाख रुपए में डील डन हो गई। बताओ क्या जान फूंक पाएगा? फिलहाल तो उस बॉडी को फूंकना चाहिए या नहीं? ये जान फूंकने में लगा पड़ा, तो जान नहीं फूंक पाएगा। मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हुआ। तो आप कोई जो भी एग्रीमेंट बनाओगे वो कौन से, आप जो भी एग्रीमेंट बनाना वो पॉसिबल टू परफॉर्म वाले एग्रीमेंट बनाना। ठीक है सर, डन। एक लास्ट पॉइंट है जिसको समझाना है मुझे, सुनना ध्यान से बेटे मेरे। अभी आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरा बोलना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन क्या भारत के अंदर यही कानून है? इसके अलावा कोई और कानून नहीं है? पता है आपको 1800 से 2000 के आसपास में इंडिया में लॉज है। जब भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हो अरे मैंने ग्रुप बनाया, भूल गया नाम ग्रुप का। आ जाओ जी। पॉसिबल टू परफॉर्म के बाद हाँ मैं कुछ बता रहा था। मैंने कहा कि 2000 टाइप के, मान लो 2000 अलग अलग कानून इंडिया के अंदर है और सारे के सारे आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मैंने अभी ये बताया कि आप एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, यस और नो? तो अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यू कैन मेक ओरल कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो किसी को, बिल्डिंग, तो ए अपनी बिल्डिंग बी को बेच रहा है 5 करोड़ रुपए में, तो बताओ ओरल कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्या करेगा? राइटिंग। तो अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ, जो पॉइंट है 10वां, वो क्या कहता? अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ। मतलब वाइल मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी और लॉ की कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी पूरा करोगे। जैसे कि एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 10 साल बाद आया था। वो ये बात बोलता है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो आप वो सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। तो अब आप क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे? तो आप अगर आपने बिल्डिंग ओरल में बेची तो वो वैलिड नहीं होगा, मैं मानूंगा ही नहीं। समझ गए? तो 10वां पॉइंट है अदर रिक्वायरमेंट ऑफ सही है। तो ये है हमारे क्या 10 पॉइंट टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज नहीं समाप्त करें, लेकिन अब एक रिवीजन हो जाए जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो सुनना मेरे दोस्तों ध्यान से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 6। अभी पहला चल रहा है। कब आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 1 सितंबर 1872 को। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बेटे नोट्स मत देखना, कोई मत देखो नोट्स, रिवीजन में कभी नोट्स नहीं देखते, सिर्फ माइंड चलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच ऑल एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। समझ में आई बात? एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स लीगल हेल्प कैन बी टेकन। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सोशल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा। और कंक्लूजन निकला ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर सोशल एग्रीमेंट आर बिजनेस एग्रीमेंट आर। फिर दूसरी बात टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कितने होते हैं? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं? ओरल और इम्प्लाइड मतलब इम्पोज्ड बाय लॉ। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, हमें पढ़नी है कितने बार? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड इलीगल और वॉइडेबल। पहला चालू करा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तो सरकार ने सेक्शन नंबर 10 एक्ट के माध्यम से ये बोला कि सेक्शन नंबर 10 को फुलफिल कर लेना, मतलब आप हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो ही आना मेरे पास। तो 10 पॉइंट फॉर क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहला क्या है? प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर एंड साउंड माइंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नंबर 4 कौन है? कंसिडरेशन, लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो, ठीक है जी। 5वां फ्री कंसेंट, लैटिन वर्ड कॉन्सेंसिस एडिडम। 6वां लॉफुल पर्पस। 7वां सर्टेनिटी। 8वां पॉसिबल एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। 9वां पॉसिबल टू परफॉर्म और 10वां अदर रिक्वायरमेंट ऑफ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।